हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और आज के टॉपिक में फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि व्हाई अडल्टरी वाज स्ट्रक ऑफ आईपीसी एंड व्हाई अ हाउस पैनल वांट्स टू मेक इट अ क्राइम अगेन। नाउ इस आर्टिकल को हमने री इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्टरी के बारे में हमने कल एक टॉपिक कवर किया, बट इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया है जो आपको जानने की जरूरत है। चलिए पहले हम आपको इंटीग्रेशन समझाते हैं कि अडल्टरी का मतलब क्या है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अडल्टरी? अडल्टरी में आपका मतलब यह हुआ कि व्हेन एक मैरिटल अलायंस में व्हेन अ स्पाउस, आप सीधे समझ लीजिए कि ये डिसलॉयल्टी और कौन सी डिसलॉयल्टी? कंजुगल डिसलॉयल्टी। कंजुगल डिसलॉयल्टी यानी कि आप अपने वैवाहिक जीवन में आप अपने हस्बैंड को बिट्रे कर रहे हैं, हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं, या आप अपने वाइफ को धोखा दे रहे हैं और आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड बहुत सी मूवीज जो हैं हमारे इंडिया में बनती हैं, हर साल बनती हैं। जैसे मूवी देखेंगे कि मूवी कौन सी आई है, आप ढेर सारी मूवीज हैं। जैसे अभी आप ले लीजिए कि मियां बीवी और वो, उसके अलावा मियां बीवी एंड गैंगस्टर भी एक मूवी आई थी, इरफान खान है उसमें। देन मेरी बीवी नंबर 1, साजन चले ससुराल। ये आपके इस मूवी में कंजुगल डिसलॉयल्टी को दिखाया गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया है। तो अर्लियर अगर देखा जाए तो डिसलॉयल्टी यानी अडल्टरी है, इसको एक क्रिमिनलाइजेशन था। इट हैज अ क्रिमिनल इफेक्ट। आप अगर अडल्टरी हैं, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं हैं, तो हस्बैंड कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और इस अडल्टरी के ग्राउंड पे जो है डिवोर्स दिया जा सकता है ना। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप ऑफ कर दिया था। ठीक है, इसी को हम चलते हैं और आगे देखते हैं आईपीसी सेक्शन 497 क्या है। आईपीसी सेक्शन 497 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो समरी ऑफ अडल्टरी लॉ रिकमेंडेशन बाय पार्लियामेंट्री कमेटी। करंट लीगल पोजीशन क्या है? 2018 से पहले आईपीसी सेक्शन 497 जो है वो किसी भी तरीके के एडल्ट्री को पेनलाइज करता था और सिर्फ, ठीक है, पेनलाइजिंग ओनली मेन। डाउन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट वुमेन। अगर आप अडल्टरी की बात बोलेंगे तो अडल्टरी कैन बी डन बाय मेल एंड फीमेल बोथ। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान, क्या पुरुष ही जो है वो बेवफा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने भी गाने सुनेंगे उसमें आपको बेवफाई वाली बातें मिल जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था that this is a discrimination और which is a violation of fundamental right। वो आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का सीधा वायलेशन है, क्योंकि why only men, why not others? सो 2018 में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था अडल्टरी को, जो कि आईपीसी सेक्शन 497 के अंतर्गत जो है वो आता है, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना। पार्लियामेंट्री कमेटी ने फिर से रिकमेंडेशन दिया है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी का यह कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है अडल्टरी को फिर से रीइंस्टेट किया जाए, यानी कि अडल्टरी को फिर से क्राइम बनाया जाए। लेकिन इस बार इन्होंने जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। इस बार क्या किया है? इस बार जेंडर न्यूट्रल करने की बात कही गई है कि इसमें हम अडल्टरी को क्रिमिनलाइजिंग इंसिडेंट बताएंगे, क्रिमिनलाइजेशन वाला कंडक्ट बताएंगे, बट इट विल नॉट बी ओनली फॉर मेल, ये फीमेल के लिए भी होगा, यानी इट विल बी जेंडर न्यूट्रल। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए क्या होगा? सजेशन ये है कि अडल्टरी को जेंडर न्यूट्रल इंसिडेंट बना दिया जाए, क्राइम बता दिया जाए। बोथ मेन एंड वुमेन शुड बी पनिश्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिसलॉयल्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कंजुगल इनफिडेलिटी। एम्फसाइज किया गया है कि ये मैरिज की सैंक्टिटी को बचाने के लिए है, बट क्वेश्चन ये है कि मैरिज की सैंक्टिटी को बचाने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को किसने दे दी? मैरिज की अगर हम बात बोलेंगे तो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और किसी मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कपल्स की है, न कि स्टेट की।
ना कि स्टेट की। स्टेट हैज नो मीन्स ऑफ इंटरफेयरिंग इन द कंजुगल मैटर्स, ठीक है, इसका क्रिमिनलाइजिंग ग्राउंड नहीं है, इट्स अ सिविल ऑफेंस, और उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नाउ इश्यूज विद सेक्शन 497 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। सेक्शन 497 को डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 14, 15 और 21 का सीधा सीधा वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि वुमेन्स की ऑटोनॉमी, डिग्निटी, प्राइवेसी इन मैरिटल रिलेशनशिप मस्ट बी मेंटेन्ड। ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी इन मैरिटल रिलेशनशिप मस्ट बी मेंटेन। अडल्ट्री को एक अनसुटेबल माना जा रहा था, अनसुटेबल फॉर क्रिमिनलाइजेशन, रिकमेंडेड एज ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अनसुटेबल मानते हुए कि ये सुटेबल नहीं है, अडल्ट्री के बेसिस पे जो है दैट इज अनसुटेबल फॉर द ग्राउंड्स और एज ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और इसीलिए इसको सेक्शन 497 को स्ट्रक ऑफ कर दिया फॉर वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14, 15 एंड 21। अब कंसर्न क्या है और एनोमलीज क्या है सेक्शन 497 में? सेक्शन 497 में बहुत सा घालमेल है। नो ऑफेंस इफ द मैरिड वुमन हैड हर हस्बैंड्स कंसेंट। अब सेक्शन 497 में अगर कोई मैरिड वुमन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है अपने हस्बैंड के कंसेंट से, तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, और ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट डज दैट मीन? क्या इस कंडीशन में मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इंपैक्ट नहीं होगा? क्या इस कंडीशन में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी कम नहीं होगी? Wives could not prosecute husband or their lovers for adultery. Husband prosecute कर सकता है वाइफ को, but wife cannot prosecute husband for adultery or their lovers for adultery. ये प्रॉब्लम है इसमें। Now एक चीज और भी हम पीछे चल के देखते हैं। यहां पे हमने क्या कहा गया है, यहां पे ठीक है, यहां पे इन्होंने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये बातें कही हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये वुमेन्स की ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी इन मैरिटल रिलेशनशिप को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। नाउ जस्टिस चंद्रचूड़ का क्या पर्सपेक्टिव है सेक्शन 497 को, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ही सेज कि इट वाज अ रेलिक ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी ट्रीटिंग वुमेन एज अ प्रॉपर्टी। ये वुमेन को प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करता है, उनका कॉमोडिफिकेशन करता है, और ये स्टीरियोटाइपिंग को भी दिखाता है, और ये विक्टोरियन रेलिक को हमें बदलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्या रहा सेक्शन 497 के बाद? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 198 जो सीआरपीसी का है, जो रिलेटेड टू अडल्ट्री है, उसको भी, उसमें उन्होंने कहा कि डीम्ड ओनली द हस्बैंड एज अग्रीव्ड। सेक्शन 497 के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 198 को भी स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि ये अडल्ट्री से रिलेटेड था और ये सिर्फ हस्बैंड को ही अग्रीव्ड मानता था। यानी प्रॉब्लम अडल्ट्री से जो है वो प्रॉब्लम सिर्फ हस्बैंड को ही है, हस्बैंड ही परेशान है, हस्बैंड ही पश्चाताप कर रहा है, हस्बैंड ही इस रिलेशनशिप के दंश को झेल रहा है, जैसे अजय देवगन और हम दिल दे चुके सनम। और इसी के लिए सेक्शन 198 सेक्शन 497 के साथ साथ सेक्शन 198 को भी नलिफाई किया गया, ठीक है, और स्ट्रक डाउन किया गया, और अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। नाउ लेजिस्लेटिव एक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस बार देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर जो है इस पूरे अफेयर को फिर से री इनैक्ट करना चाहती है। नाउ लेजिस्लेटिव एक्शन क्या है? Parliament cannot directly contradict Supreme Court ruling but can pass laws addressing the judgment's basis. Legislative action can be retrospective and prospective. अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अडल्ट्री को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो उसके बाद से व्हाट इज द पर्पस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विद अ न्यू लेजिस्लेशन? का मतलब यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाईपास करना चाहती है? बिल्कुल, सुप्रीम गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट ला सकती है विद राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, और इस अमेंडमेंट के थ्रू वो बहुत से कानून को चेंज कर सकती है, बट इट विल बी लाइक बाईपासिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा ये पावर रहेगा टू रिव्यू the decision, review any action or law made by the government कि क्या ये फंडामेंटल राइट के प्रिंसिपल पे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल करता है या नहीं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लगेगा, और फिर से हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई भी लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है दैट इज अल्ट्रा वायर्स, देन डेफिनेटली इट कैन बी स्ट्रक्ड ऑफ वंस अगेन। लेकिन ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा करता है। ना मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका यह कहना है कि वैलिडेटिंग लेजिस्लेशन मस्ट रिमूव द बेसिस फॉर ऑफ द जजमेंट्स डिफेक्ट। तो मद्रास बार एसोसिएशन का है,
सो दिस इज इट। अडल्ट्री के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं बस ये चाहता हूं कि जब हम अडल्ट्री के बारे में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हम अपने डे टू डे लाइफ में जब हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसको हमेशा हमने अपने रियल लाइफ से इंटीग्रेट करके देखना है। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस टॉपिक। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।